हेलो स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, मैं सोनू वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल त्वक्स एकेडमी पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 फॉर द क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लिए। तो देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, इससे पहले मैं शुरू के 4 लेक्चर्स के अंदर आप लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म करा चुका हूं। जो बच्चे देख चुके हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे तो उसके साथ में आप लोग क्लास 10 की न्यू वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले के सभी लेक्चर्स देख पाएंगे। तो चलो बच्चों, देरी ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा था, क्या होता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कि लाइट आती है, किसी मीडियम से टकराएगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद में सेम मीडियम में वापस चली जाती है। तो वहां पर क्या था, इट मींस लाइट का जो ट्रैवलिंग मीडियम होता है वो सेम रहता है। पर रिफ्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन के अंदर होता क्या है कि लाइट एक मीडियम से जब ट्रैवल करके दूसरे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, तो उस टाइम पर होता क्या है कि लाइट अपना पाथ भटक जाती है। मींस लाइट का पाथ क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। मींस लाइट जिस सीधे रास्ते आ रही है, तो जब वो किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी तो लाइट अपने रास्ते से भटक जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, इसी जो लाइट का जो पाथ जो डाइवर्ट हो जाता है, या जो लाइट अपना पाथ भटक जा रही है, तो इसी डाइवर्टिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है ना। इट मींस आप जनरली आप इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हो, मैंने यहां पर लिखी हुई है, देख लीजिए क्या रहेगा। इट इज द बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब डिफ्लेक्ट हो जाना, डाइवर्ट हो जाना या फिर भटक जाना। ठीक है ना। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि जब एक लाइट रे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना जो पाथ है, अपना जो एक्चुअल पाथ है, उससे बैंड हो जाती है या फिर डाइवर्ट हो जाती है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखो किस तरीके से रहेगा ये आज का टॉपिक हमारा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, उसके बाद में इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे, उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो मैं आप लोगों को आज के ही लेक्चर के अंदर कराऊंगा। वो टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो किस तरीके से रहता है। सपोज करो दिस इज एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये कैसा मीडियम है बच्चों आप लोगों का, दिस इज एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कि हमें क्या लेना है, यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने लेना है। ठीक है। उसके बाद में अब देखो, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मैं इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराता हूँ। सपोज करिए कोई रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हो रही है इस वाले पी पॉइंट पर। अब देखो, जिस पॉइंट पर लाइट आके रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट होती थी उसको हम क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर भी क्या कहेंगे, उसको अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम कहेंगे। तो सपोज करो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज करो मैं इसको पी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट पी। और फिर इसके बाद हम क्या करते थे, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो सिमिलर हमने भी यहां पर क्या करना कि जो सरफेस है, जिस सरफेस पर आकर लाइट टकराई है, उस सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो देखो, मैं यहां पर जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों ये हो गया हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज करो दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2। या आप मान सकते हैं जैसे एयर मान सकते हैं कि लाइट एयर में ट्रैवल करिए, और ये क्या है, कोई ग्लास स्लैब आप मान सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक वाटर भी आप एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो क्या होगा कि जब लाइट रे यहां से आई, टकराई इस पॉइंट पे, तो उसका मीडियम चेंज हो रहा है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर वो ट्रैवल करेगी, क्योंकि जो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं वहां पर लाइट ट्रैवल नहीं करती। तो ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये यहां पर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ट्रैवल किस तरीके से करेगी, अभी वो इस तरीके से आ रही है तो अपना पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने पाथ से। तो देखो, साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि लाइट सीधी आ रही थी, सीधी जाते जाते थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आया है, कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब देखो, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट था। अब इसी के अंदर हम लोग, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह सब डिफाइन करे थे, तो वैसे यहां पर भी डिफाइन होता है। देखो किस किस तरीके से। सबसे पहला, ये जो एंगल रहेगा, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंस एंगल। ठीक है। और सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे जो हमारा एंगल बना रही होगी, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर। ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब देखो, इस मीडियम, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी हमारे पास में 2 लॉज होते हैं। वो लॉज आपको समझने होंगे। जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ थे, वैसे रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं। तो देखो, पहला लॉ क्या कहता है,
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। तो जैसे वहां पर था कि कौन कौन सी, सपोज करो ये आपकी हो गई इस तरीके से इंसिडेंट रे हो गई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी नीचे वाली, और ये आपका इस तरीके से मान के चलो कि ये रिफ्लेक्टेड है और ये नॉर्मल, मींस तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे इस तरीके से। आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पर, ये इस तरीके से रहेगा नॉर्मल, ठीक है, एंड ये नॉर्मल रहेगा हमारा ब्लैक वाला, और ये इंसिडेंट रे है हमारी ग्रीन वाली, इस तरीके से देख लीजिए। और ये क्या है बच्चों आपकी, ये थोड़ी सी टिल्टेड हमारी नीचे वाली रेड वाली हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो तीनों किसमें लाई करिए, तीनों एक सेम प्लेन में लाई करती है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये मेन लो ये माना जाता है रिफ्रैक्शन का। तो क्या कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, कि जब कोई लाइट रे रिफ्रैक्शन कर रही होती है तो उस टाइम पर होता क्या है, देन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका जो साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन आपके मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर है, वहां पर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। बस आपने ध्यान रखना है कि साइन नाम से एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको आप लोग पढ़ लोगे इसी 10th क्लास के अंदर। अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपकी 10th की साइंस के अंदर इसका इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत ज्यादा यूज नहीं है। इसका यूज हमारा 12th में और उसके ऊपर ही क्लासेस में होता है, साइन फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं अपना रिफ्रैक्शन के अंदर। तो अभी जस्ट आपने साइन सुनकर ही मतलब अपने माइंड के अंदर सेटअप रखना है, कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं है साइन के बारे में। तो क्या कर रहा है, द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस रेशियो रहेगा किसका, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी साइन वैल्यू एंड साथ में टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट मींस ऊपर आपने क्या रखना रेशियो में, साइन ऑफ आई मींस साइन वैल्यू ऑफ द इंसिडेंस एंगल, एंड द नीचे क्या रखना है, साइन वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रखना है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मींस हमेशा किसी भी एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वो गिवन पेयर ऑफ मीडियम आपके कुछ भी हो सकते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, रिफ्रैक्शन हमेशा एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए डिफाइन होता है। जैसे अभी प्रेजेंट एग्जांपल के अंदर हमने यहां पर क्या लिया, एयर और ग्लास का एग्जांपल लिया, तो दिस कॉल्ड वन पेयर, ग्लास और एयर का एक पेयर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में अगर सेकंड एग्जांपल हम ले, तो अगर इसकी जगह हम वाटर ले लें तो वो एग्जांपल किसके लिए रहेगा, एयर और वाटर के पेयर के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो क्या रहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो क्या रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। मींस जब आप लोग इसको साइन फंक्शन के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आप लोग जब डालते हो तो ये वैल्यू एक मैथमेटिकल कांस्टेंट जनरेट करते हैं। जैसे 3/2 हो गया, या 3/4 हो गया, 4/3 हो गया, 5/2 हो गया, इस तरह की वैल्यूज मींस मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो साइन से आप लोग घबराना नहीं है, सिंपली कांस्टेंट वैल्यूज है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो लो है बच्चों, इसको हम लोग अपना स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के रेस्पेक्ट में इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स जो जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी करी थी, इस लॉ को दिया था, उनका नाम स्नेल्स था, सरनेम, तो इसे स्नेल्स लॉ के नाम से हम इसको जानते हैं। जैसे न्यूटन्स के लॉज होते हैं वैसे स्नेल्स लॉ है, ठीक है। इसके बाद में अब देखो ये जो कॉन्स्टेंट है, बेसिकली कॉन्स्टेंट क्या चीज है, ये कॉन्स्टेंट है बच्चों हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आप लोगों को फर्स्ट टाइम जो आप लोग इसको पढ़ोगे, पर एक दो बार जब इसको पढ़ते हुए जब यूज्ड टू हो जाएंगे आप लोग तो ये बहुत आसान लगेगा फिर आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहली बार पढ़ते तो हमें हर चीज टफ लग रही होती है, पर जब उसको एक दो बार रिवाइज करते हैं, एक दो बार उसको अपने आप से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उस चीज के यूज्ड टू हो जाते हैं और वो चीज हमें आसान लगने लगती है। तो सेम इस टॉपिक के साथ भी आपको ऐसा ही होगा, ठीक है। तो देखो क्या चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, इट मीन सपोज करो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ठीक है। एयर हमारा मीडियम 1 है और ग्लास हमारा मीडियम 2 है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हमें क्या डिफाइन करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है इस मीडियम 2 का इस मीडियम 1 मतलब एयर के रेस्पेक्ट में, या मीडियम 1 व्हाटएवर एनीथिंग कुछ भी अलग, अगर अलग भी है तो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो सिंपली क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के इक्वल होता है, और स्पीड ऑफ लाइट हम कौन सी स्पीड ऑफ लाइट हमें रखनी है, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग जो स्पीड ऑफ लाइट लेके चलते हैं, अगर सपोज करो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 डिफाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें क्या लेना होगा कि अगर सपोज करो बाद वाले का पहले वाले के रेस्पेक्ट में डिफाइन करा है, तो हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट किस तरीके से रखेंगे कि पहले वाले में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रखना होता है और नीचे क्या रखना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, ठीक है।
अब देखो अभी आएगा थोड़ी देर में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या रखना है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, ठीक है। अब देखो यहां पर दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड, न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसको, एन यू, न्यू हम लोग पढ़ते हैं इसको एन यू, ये एक सिंबल होता है, ठीक है। या फिर आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर है वो एन से भी रिप्रेजेंट करा हुआ है इसको, स्मॉल एन से। तो N21 का मतलब क्या है, N21 का मतलब है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, और किसके रेस्पेक्ट में बच्चों आपका, विद रिस्पेक्ट टू 1 के रेस्पेक्ट, मतलब पहले वाले का बाद वाले के रेस्पेक्ट में, यहां पर नीचे वाले का ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब कि पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद वाले के रेस्पेक्ट में। अगर 2 1 लिखा तो कैसे पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और अगर ये 1 2 लिखा तो फिर क्या पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब सिमिलरली यहां पर क्या है, न्यू 2 नीचे है और 1 ऊपर, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर ये लिखा होता, क्या लिखा होता बच्चों, सपोज करो न्यू ऑफ 1 2 लिखा होता, तो उस टाइम पर क्या पढ़ते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, नीचे वाले का ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में, या फिर आप एन के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो पहले वाले का बाद वाले के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो क्या रहेगा, दोनों का रिप्रेजेंट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे एन से रिप्रेजेंट करो चाहे न्यू से आप लोग रिप्रेजेंट करो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इससे यूज करो इसको, क्योंकि यहां से स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में हमें आसानी हो जाती है चीजों को समझने में। देखो यहां पर क्या, बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले वाले के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां पर 1 वाले के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है ऊपर रखी जाएगी, और जो 2 वाले के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे रखी जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इट मींस न्यू ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 का मीनिंग क्या रहेगा, दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज करो, फॉर द एग्जांपल के तौर पर हम लेके चलते हैं कि जो एग्जांपल हमने लिया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और फॉर द एग्जांपल के लिए सपोज करो मैं यहां पर ले लेता हूं कि ग्लास स्लैब के लिए जो इसका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितने है, दैट द v1, और यहां पर जो v2 आ रहा है हमारा, हमने कितना मान लिया, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 निकालना, तो यहां पर क्या रखेंगे, v1 अपॉन v2। बताया ना मैंने कि 1 ऊपर लिखा तो 1 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, 2 नीचे लिखा तो 2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। तो कितना रहेगा बच्चों, दिस इज 3 × 10⁸, और नीचे 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ गया तो कितना बचा, 3/2। 3/2 का मीनिंग कितना होता है, दैट इज 1.5। तो हम क्या कहेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, वो कितनी वैल्यू है आपकी, दैट इज 1.5, और 1.5 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। और मैंने क्या बताया था, यहां पर जब स्नेल्स लॉ बताया था, यहां पर एक मैथमेटिकल वैल्यू आते हैं, तो 1.5 क्या रहेगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 1.5 रहेगी। इस एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ये वैल्यूज पिक करते हैं तो, ठीक है। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो आपको इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना जरूर, और अपने आप से भी इसको अपनी एनसीईआरटी बुक से, अपनी हेल्प बुक से पढ़ने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद में, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों हमारा, वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का किस तरीके से, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। तो देखो इसका 10th क्लास में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसका यूज हमें 12th में यूज करना पड़ता है, मतलब इन कॉन्सेप्ट्स का। तो 10th के हिसाब से अभी जितना बता रहा हूं सिर्फ आप लोग उतना ध्यान रखना कि क्या क्या होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे बच्चों, एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करो हम एयर के रेस्पेक्ट में ना डिफाइन करके किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करें, जैसे सपोज करो ग्लास का डिफाइन करें वाटर के रेस्पेक्ट में, या ग्लास का डिफाइन करें कैरोसिन ऑयल के रेस्पेक्ट में, या फिर ग्लास का डिफाइन करें पेट्रोल के रेस्पेक्ट में, तो वो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने भी 3 एग्जांपल लिए 3 मीडियम के। एक तो ग्लास, कि जब हम ग्लास का डिफाइन करेंगे एयर के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और जब कैरोसिन ऑयल का करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल। जब पेट्रोल का यूज करेंगे तो सेम पेट्रोल का भी सेम ऐसे ही कहेंगे जब एयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। सो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल, और किसके रेस्पेक्ट में होता है, वो एयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि इसके लिए हम किस तरीके से करते हैं
कि सपोज करो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन हो गया, तो यहां पर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी मीडियम हो सकता है, इट इज एनी मीडियम। तो यहां पर क्या रहेगा कि अगर सपोज करो कि हम ये क्या हमारा सेकंड मीडियम होता है बच्चों, तो हम जो फर्स्ट मीडियम ले रहे हैं अगर वो हम एयर ले रहे हैं, तो इस केस में क्या रहेगा आप लोगों का, ये रहेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाने का तरीका। कि मींस किसी भी एक्स-वाई-जेड सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करें तो उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहेंगे। और ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। इट मींस 1 से बड़ी आएगी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्या रखना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रखना होगा और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी एक्स-वाई-जेड रखना होगा, एक्स-वाई-जेड। अब जैसे कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे मैक्सिमम होता है, तो यहां पर जो नोमिनेटर रहेगा सबसे मैक्सिमम रहेगा। इट मींस एयर से ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहीं पर किसी मीडियम में नहीं होती। इट मींस नोमिनेटर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा इस यूनिवर्स के सारे मीडियम्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरे एक्स-वाई-जेड मीडियम में रहेगी वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कम रहेगी। तो इट मींस ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों आप लोगों की, दैट इज ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इस हम क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैं यहां पर किसी एक्स वाई जेड 1 बोले कोई फर्स्ट मीडियम और इसी का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एक्स वाई जेड 2 के रेस्पेक्ट में सपोज करें ये एक्स वाई जेड 2 मीडियम है, उस टाइम पर मैंने फर्स्ट मीडियम लिया कोई दूसरा ही एक्स वाई जेड, इट कैन बी पेट्रोल, इट कैन बी केरोसिन ऑयल, इट कैन बी एनीथिंग मीडियम, मींस कोई भी दूसरा मीडियम कि आपका एयर ना हो, तो इस टाइम पर हम इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। फॉर द एग्जांपल के तौर पर जैसे सपोज करो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं डिफाइन करूं किसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं ग्लास का डिफाइन कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो इस टाइम पर हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा मीडियम 1 एयर नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे किसका, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर सपोज करो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं किसका, सपोज करो पेट्रोल का डिफाइन करते हैं हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों ये भी क्या रहेगा आप लोगों का, ये भी रिलेटिव रहेगा क्योंकि यहां पर मीडियम 1 हमें एयर नहीं दिख रहा, तो इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो बच्चों इसकी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों ही हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट मीडियम्स की, जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर डिफरेंट मीडियम्स के अंदर क्या क्या स्पीड है उस रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, रेशियो के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, पर यहां पर वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट में हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है बच्चों हमारे पास में टाइप्स ऑफ मीडियम की अगर हम बात करें, क्योंकि टाइप्स ऑफ मीडियम की काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, तो क्या चीज है बच्चों, रिफ्रैक्शन के लिए हमारे जो मीडियम्स हैं उसको हम लोग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, एक तो होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम आप लोग सिंपली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो सपोज करो एक मैं ये डेंसर मीडियम दिखाना चाहूं, इट मींस एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, काफी कम होगी। जैसे आप लोग ये डायग्राम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हो कि इट मींस जैसे सॉलिड्स का हम डायग्राम बनाते थे, इट मींस इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे डेंसर के अंदर काफी ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, यहां पर क्या होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे, ठीक है ना। पर अब मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, वो चीज क्या है कि डेंसर और रेयर का एक और क्राइटेरिया होता है कि जैसे सपोज करो हम अगर बात करें, क्योंकि हमारे लिए जो ना रिफ्रैक्शन के लिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो एयर को बिल्कुल एक हाईएस्ट पॉइंट पे हम लेके चलते हैं, मींस एयर से कोई रेयर हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि और वैसे भी नॉर्मली एयर से कोई मींस हल्का कोई मीडियम हमारे पास है ही नहीं मौजूद, ठीक है ना। तो एयर हमेशा क्या रहेगी, रेयर मीडियम रहेगी। अगर सपोज करो एयर के रेस्पेक्ट में हम बात करें वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर के मुकाबले, तो एयर के मुकाबले वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है। पर अगर हम यहां पर अपना क्वेश्चन चेंज कर दें, क्वेश्चन किस तरीके से चेंज कर दें कि अगर सपोज करो मैं एक पेयर ऑफ मीडियम ले रहा हूं जिसमें वाटर और ग्लास को सेलेक्ट कर रहा हूं, पानी को और ग्लास को सेलेक्ट कर रहा हूं, मींस अब इसमें कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, तो देखो जो ग्लास होता है मींस ग्लास की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है, तो ग्लास क्या रहेगा, डेंसर रहेगा, और वाटर क्या हो जाएगा इस केस में आपका रेयर हो जाएगा। तो देखो यहां से एक कंफ्यूजन होती है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो बताया था वाटर एक डेंसर मीडियम है, तो क्या हमेशा ही डेंसर रहेगा, नहीं। ये जो डेंसर और रेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो पेयर ऑफ मीडियम के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इस चीज को आप लोग हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना कि जैसे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर, जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लूं, पहले जो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं एयर और साथ में वाटर का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। और जो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल किसका लेके चल रहा हूं, वाटर और प्लस साथ में
ग्लास का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, दैट इज ग्लास, ग्लास स्लैब, जैसे आपका नॉर्मली शीशा होता है उस तरीके से। तो यहां पर इस वाले में जो एयर है, एयर क्या रहेगी बच्चों आप लोगों की, दैट इज रेयर रहेगी, ठीक है, रेयर रहेगी। और साथ में जो आपका वाटर है, वाटर क्या रहेगा यहाँ पर इस वाले केस में, डेंसर रहेगा, क्योंकि डेंसिटी पानी की ज्यादा होगी एयर के रेस्पेक्ट में। और इस वाले केस में क्या रहेगा, इस वाले केस में जो वाटर है, वाटर क्या रहेगा आप लोगों का, दैट इज रेयर रहेगा। और साथ में जो ग्लास है, ग्लास क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, दैट इज ग्लास, ये क्या रहेगा आपका, डेंसर रहेगा। समझ रहे आप लोगों को? इट मींस जो हमारा रेयर और डेंसर मीडियम के अंदर जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं मीडियम्स का, वो मीडियम के पेयर के ऊपर करा जाता है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर कोई मीडियम रेयर है तो वो हमेशा रेयर ही होगा, और अगर कोई डेंसर तो हमेशा डेंसर ही होगा। हो सकता है जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर वाटर को डेंसर, पहले कैसे हमारा वाटर डेंसर आ रहा है, तो क्या वाटर से कोई डेंसर चीज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। वाटर से तो बहुत ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें जो वाटर से ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब क्या, वाटर से जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डेंस मानी जाएंगी, किसके मुकाबले, वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इट इज नॉट फिक्स कि यहाँ भी कोई मीडियम हमारा रेयर बन गया तो रेयर ही रहेगा, कोई डेंसर बन गया तो डेंसर ही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी, समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है डेंसर और मीडियम रेस्पेक्ट के, मीडियम के रेस्पेक्ट में ही, वो आप लोगों को समझ लीजिए। देखो क्या चीज है, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। क्या चीज है कि अगर सपोज करो मैं यहां पर लेके चलता हूं, एक पेयर ऑफ मीडियम में यहां पर लेके चलता हूं, एक मीडियम में यहां पर बना देता हूं, ठीक है ना। अब देखो केस फर्स्ट मैं यहां पर इसको कहूंगा एंड दिस इज द केस टू, मैं इसको क्या कह रहा हूं बच्चों आपका, केस टू। तो सपोज करो यहां पर एयर है एंड दिस इज ग्लास स्लैब, ये क्या है बच्चों, हमारी ग्लास स्लैब है, ठीक है। और यहां पर एयर है, दैट इज मीडियम 1 एंड दिस द मीडियम 2। ये इधर एयर है, इधर ये ग्लास हो गया, सपोज करो ये क्या है बच्चों हमारा मीडियम 2, दैट इज ग्लास, और यहां पर नीचे क्या है, एयर। तो क्या होगा कि जब लाइट रे इस तरीके से एंटर करेगी तो क्या होगा, दैट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा जब कोई रेयर टू डेंसर। तो केस फर्स्ट हमारा कौन सा था बच्चों, दैट इज, मैं इसको यहां पर रिटर्न कर देता हूं कि व्हेन ए लाइट रे, कि जब एक लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, की जब वो रेयर से डेंसर में जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो वो किसकी तरफ झुक जाएगी बच्चों, अपना वो नॉर्मल की तरफ वो झुक जाएगी, ठीक है। इट मींस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। पर अब क्या होता है जब वो डेंसर से रेयर में जाते हैं, जैसे सपोज करो यहां से एक लाइट रे आ रही है, इस तरीके से हमने मान ली कि लाइट रे आ रही है इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट मींस इस बार वो नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाएगी, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि व्हेन ए लाइट रे, कि जब कोई लाइट रे हमारी कहां से कहां जा रही हो, गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कि जब डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर टू रेयर, तो देन इट विल बेंड अवे, इट मींस इस टाइम क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इस बार वो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, कि आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब कोई लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो एक्चुअली में इसको जाना कैसे चाहिए, इस तरीके जाना चाहिए, पर थोड़ा नॉर्मल से दूर भाग गई है। यहां पर इसको कैसे जाना चाहिए, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, पर वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है वो, ठीक है। तो ये आप लोग ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना रेयर और डेंसर के केस में, कि किस तरीके का लाइट का पार्ट डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारा एक टॉपिक और बचा, दैट द रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है। तो वो और करते हैं आप लोग, इस को एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन बाय द ग्लास स्लैब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और हाँ एक चीज और, मैंने यहाँ का पोर्शन मिटो दिया, तो आप लोग वीडियो पीछे ले जाकर यहाँ का पोर्शन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों फिर हम आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमारा वो क्या चीज है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो ग्लास स्लैब आपने लेनी है वो कैसी लेनी है, दैट इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम यहां पर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इधर क्या है हमारे पास में, यहां पर एयर होगा, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द ग्लास स्लैब, ये क्या है बच्चों हमारी, दैट इज ग्लास स्लैब। एंड इधर क्या है, यहां पर भी एयर है, ठीक है ना। तो हम इसको मीडियम 1 कहेंगे, इसको मीडियम 2 कहेंगे। तो देखो होगा क्या कि इनिशियली लाइट यहां पर आके इस तरीके से इंसिडेंट होगी, तो यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, फटाफट से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ये जो हमारा एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला मीडियम कौन सा, एयर, और मैंने बताया था एयर हमेशा एक रेयर मीडियम में काउंट होता है क्योंकि एयर से कोई लाइटर मीडियम कोई हो ही नहीं सकता। और ग्लास क्या बच्चों, एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि इट विल, अगर ये मीडियम ना होता तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाती, नाउ इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे कि आपको इनिशियली बताया था मैंने। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी ये वाली लाइट रे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि जब लाइट रे यहां पर जाके इस वाले इंटरफेस पर इंटरसेक्ट होगी या इंसिडेंट होगी, तो यहां पर हम फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए सेकंड नॉर्मल हो गया इस वाले इंटरफेस पे, तो यहां पर क्या रहेगा, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो जब रेयर टू डेंसर जाते हैं तो इस वाले केस में क्या बताया था, नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस बार क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि वो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो देखो नॉर्मल से दूर चली गई और यहाँ पर नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ठीक है ना। तो यहां से हमें वो चीज भी क्लियर होगी कि कैसे रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर को हम ट्रीट करते हैं लाइट रे के रेस्पेक्ट में, कि कैसे उसकी बेंडिंग होने वाली है, ठीक है ना। अब देखो यहां से बच्चों मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये जो इनिशियल होता है तो इसको बोलते हैं दैट इज इंसिडेंस एंगल। क्या कहेंगे इसको अपना, दैट इज इंसिडेंस एंगल, ठीक है। और जो फाइनली जो लाइट रे यहां से एमर्ज हो रही है तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ एमरजेंस, हम इसको बोलेंगे। और आप लोगों को एक चीज बता देता हूं बच्चों कि जो एंगल ऑफ एमरजेंस है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमेशा क्या होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई के इक्वल रहेगा हमारे पास। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज हम लोग 12th की फिजिक्स में प्रूफ भी करते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा। और अभी आपने सिर्फ इसको बाय थ्योरी इसको पढ़ के याद रखना है अपना कि इंसिडेंस एंगल हमेशा इमरजेंट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये कितना है बच्चों आप लोगों का, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा आप लोगों का, ये भी 60 डिग्री होगा फॉर द एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना। बट हमने इसको प्रूफ नहीं करना, वो 12th के अंदर करेंगे, वो 12th का काम होता है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज का ध्यान और रखना कि अगर मैं इस वाली लाइट रे को, अगर ये ग्लास स्लैब ना आई होती बीच में, तो लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरीके से चली जाती, ठीक है। तो होता क्या है कि फाइनली जो एमरजेंट रे है, ठीक है, वो इनिशियल लाइट की क्या रहेगी, मीन्स ये दोनों लाइनें आपस में क्या रहेंगी बच्चों, पैरेलल रहेंगी। इस चीज का भी ध्यान रखना, पैरेलल रहेंगी। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग इसका भी नाम ध्यान रखना क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस मीन्स इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती ग्रीन वाले पाथ के अकॉर्डिंग, पर इस ग्लास स्लैब ने इसके पाथ को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, लेटरली डिस्प्लेस कर दिया, मतलब सेम प्लेन में इसको डिस्प्लेस कर दिया है, तो उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने पूरा रिफ्लेक्शन अपना कवर कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो बेसिक था वो हमने बेसिकली कवर करा है। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज सिखाने वाला हूं, एंड उसके जो रूल इमेज फॉर्मेशन के रहते हैं वो सारे रूल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और जाने से